हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म में हम कवर करेंगे कॉलोनियलिज्म को, नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पैक्ट्स ऑन कॉलोनी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कॉलोनियलिज्म और इसके वेरियस पॉइंट्स हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है, कॉलोनियलिज्म होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोल है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के ऊपर, या फिर एक इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन है? जो कॉलोनियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से दी है। हम उन्हीं अंडरस्टैंडिंग और उन्हीं व्यू पॉइंट्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले व्यू पॉइंट ये है कि एक लार्ज नंबर ऑफ सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट ने अपना एक व्यू पॉइंट रखा कि जो कॉलोनियल सोसाइटी है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। और शब्दों में कहें कि कॉलोनियलिज्म ने प्री कॉलोनियल सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर को बचाया है। कुछ लोग कॉलोनियलिज्म को ऐसी ट्रांजिशनल सोसाइटी के रूप में देखते हैं जो इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हुई है। स्टिल और भी कई राइटर्स का मानना है कि कॉलोनियलिज्म एक डुअलिस्टिक सोसाइटी प्रोड्यूस करता है, जिनसे दो सेक्टरों में सोसाइटी बढ़ जाती है। एक सेक्टर मॉडर्न और कैपिटलिस्ट होता है और दूसरा सेक्टर ट्रेडिशनल और प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है। ये दोनों सेक्टर साथ तो चलते हैं, पर दोनों में से कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि एक दूसरे को दबा सके या हटा सके। कुछ राइटर्स ने डुअलिस्टिक सोसाइटी पर कुछ रेडिकल व्यूज़ पॉइंट्स दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग कॉलोनियलिज्म मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट तो करता है, पर उसे पूरा नहीं कर पाता और अधूरा छोड़ देता है, और यही कॉलोनियल इकोनॉमी और सोसाइटी के अरेस्टेड ग्रोथ का कारण बनता है। कई राइटर्स ने कॉलोनियलिज्म को पॉलिटिकल डोमिनेशन और फॉरेन पॉलिटिकल रूल से ज़्यादा कुछ नहीं माना। इंडिविजुअल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स की पॉलिसीज़ की वीकनेस को ही कॉलोनियलिज्म की वीकनेस माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी सोसाइटी प्रोड्यूस करती है जो कि ना तो ब्रिटेन की तरह कैपिटलिस्ट थी, ना ही प्री कॉलोनियल या प्री कैपिटलिस्ट थी। इसलिए ब्रिटिश रूल में भारत ना तो कैपिटलिस्ट ब्रिटेन की तरह था, ना ही मुगल इंडिया की तरह था। इंडिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया की कॉलोनियों का एग्रीरियन रिलेशन का डेवलपमेंट इस चीज़ को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश इंडिया के ज़मींदारी और रेतवारी दोनों इलाकों में ज़मींदारी व्यवस्था एक नई चीज़ थी जो मुगल भारत के समय नहीं थी। यह ब्रिटिश रूल की क्रिएशन थी। यह कॉलोनियल रूल द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर को बदलने का प्रयास था। इंडियन एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट नहीं था, पर इसमें कैपिटलिस्ट एलिमेंट थे। हम यह कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म के अंडर में कॉलोनियल सोसाइटी में फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुए और वे कैपिटलिस्ट सिस्टम के ही पार्ट बन गए। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कॉलोनियलिज्म एक ऐसा मॉडर्न फेनोमेना था जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल कैपिटल था। कैपिटलिज्म एक वर्ल्ड सिस्टम बन गया था, पर यह पूरे वर्ल्ड को समान रूप से कवर नहीं करता था। ये मेट्रोपोलिस सोसाइटी में डेवलपमेंट करता है और उसे एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाता है, पर कॉलोनीज़ में डेवलपमेंट को रोके रखता है और उसे कॉलोनियल सोसाइटी बनाए रखता है। अब हम बात करेंगे कॉलोनीज़ पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कॉलोनीज़ के ऊपर बेसिकली दो मेन इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक, मेट्रोपोलिस और इम्पीरियल पावर की नीड के अकॉर्डिंग कॉलोनी का कंप्लीटली सबऑर्डिनेट होना, और दूसरा, मेट्रोपोलिस द्वारा कॉलोनी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनी में इकोनॉमिक सरप्लस प्रोड्यूस करने के कई तरीके थे, पर इंपीरियलिस्ट कंट्रीज द्वारा इस सरप्लस को उपयोग लेना ही कॉलोनियलिज्म का एक एसेंस बन गया था। कॉलोनियलिज्म पॉलिटिकल कंट्रोल और कॉलोनियल पॉलिसी से कहीं बढ़कर है। इसे एक स्ट्रक्चर की तरह देखा जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो।